यस। एक दफा से फिर बेइज्जती कंप्लीट। मैच फिर हम फिर से हार गए यार। क्यों हमारे मासूम दिलों से खेल रहे हो यार? क्या ही बात करें इस मैच के ऊपर भाई। कब हमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? कब हम डोमिनेट करेंगे किसी टीम को? ये सब लगता है ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा हमारा। खैर, हमारी वीडियो देख के कुछ तो एक अकल आई कि भाई फाइनली ओपनिंग पेयर चेंज किया गया, फाइनली कुछ पावर प्ले को यूटिलाइज किया गया बैटिंग में। तो ये एक अच्छी चीज हुई। उसके अलावा भाई जो मिडल ऑर्डर था वो फिर से फुस कुछ भी नहीं कर सके आके। T20 वर्ल्ड कप कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है और अभी तक हमारे सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी तक हमारी प्लेइंग 11 फाइनलाइज नहीं हुई है कि हमें किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, और जो लोग टीम में बैठे हुए उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। मुझे तो भाई अब कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये जो अभी टीम बनी हुई है इसके बेसिस पे जाके हमने कुछ T20 वर्ल्ड कप में करना है। खैर, लेकिन पाकिस्तान है भाई, कुछ नहीं पता, या तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे या फिर पहुंच जाएंगे फाइनल में। तो कुछ इनको राइड ऑफ तो नहीं कर सकते इस टाइम पे। और कुछ फैंस ने बड़ी बदतमीजी की है भाई शादाब और बाबर के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे और मैं आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे टॉप 4 कौन होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। चलो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 40 और डिटेल से रिव्यू करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का। जाओ जाके इंट्रो देखो। खैर, हम इतने टाइम से चीख रहे थे भाई कि बाबर और रिजवान को वापस लेकर आओ ओपनिंग में। फाइनली हमारी बात सुन ली गई है। उनको बहुत ही जबरदस्त दोनों ने पावर प्ले यूटिलाइज किया। भाई यही एक चीज चाहिए होती है कि भाई पावर प्ले में आके 60-70 रन तो मिनिमम बना दो। उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन है उनका काम है कि भाई वो फिर इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें। तो भाई जबरदस्त इनिंग खेली बाबर ने, खूने जबरदस्त चौके वौके मारे, छक्का भी मारा भाई। साथ ही साथ रिजवान ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली। एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया था आने वाले बैट्समैन के लिए कि भाई आके आप कैपिटलाइज करो। फाइनली उस्मान ने भी आके एक अच्छी इनिंग खेली भाई, और लग रहा है कि अब थोड़ी अपनी नौकरी पक्की करने में लगे हुए हैं वो यहाँ पे। यार एक सिर्फ चीज मसला कर रही है यहाँ पे फखर की। मसला सारा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि पावर प्ले का प्लेयर है, अगर वो पावर प्ले के ओवर्स उसको नहीं मिल रहा है और वो नीचे डाउन द ट्रैक आ रहा है तो वो भाई फिर यूजलेस ही जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उसको ये कैसे यूटिलाइज करेंगे और कहाँ उसको बैटिंग करवाएंगे। और यही चीज़ मसला उस्मान के साथ भी आएगा, क्योंकि भाई हमारे पास जो चार जो टॉप के बैट्समैन पड़े हुए ना, रिजवान, बाबर, उस्मान, फ़खर, ये सारे के सारे पावर प्ले के प्लेयर्स हैं। और अब हमारे पास टाइम है भी नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। अगर एक ही एक्सपेरिमेंट बचा है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि भाई फ़खर और उस्मान दोनों से ओपन कराओ और उनको पावर प्ले यूटिलाइज करने दो। अगर ये भाई दोनों खड़े होकर 100 रन बना के चले गए, उसके बाद फिर बाबर रिजवान है, क्योंकि मिडल ऑर्डर तो चल नहीं रहा, तो रिजवान और बाबर आके कम से कम भाई विकेट तो संभाल लेंगे। जो हम लोग हर मैच में जो ऑल आउट हो रहे हैं वो उससे तो कम से कम थोड़ी इज्जत बचेगी। फिर उसके बाद आके भाई ये दोनों अपनी इनिंग खेल सकते हैं भाई। फिर उसके बाद 80-90 रन बना दे तो 200 के आसपास पहुंच जाए। बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ भाई के T20 वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अब कुछ चेंजेस या एक्सपेरिमेंट करने का कोई भी टाइम नहीं है। तो भाई जो इन्होंने कल जो एक बैटिंग लाइनअप खिलाई है, आई थिंक अब यही खिलानी पड़ेगी और कुछ ऑप्शन तो है भी नहीं। साथ ही साथ आजम खान भाई फिर एक दफ़ा फिर से फेलियर। भाई यही एक चीज़ है जो हम देखते हैं ना, PSL के बिना पे इन सबको हमने जो स्टार बना दिया कि भाई मसला ये कि PSL हो या IPL हो, जो भी हो, ये लीग मैचेस में कुछ ना कुछ एक या दो बॉलर हल्के होते ही होते हैं टीम में। और खैर PSL का जो स्टैंडर्ड है उसमें तो 2-3 आपको ऐसे हल्के बॉलर मिल ही जाते हैं। तो उन बॉलर को मार मूर के ये लोग भाई चैंपियंस बने बैठे हुए हैं कि भाई स्टार प्लेयर है, पावर हिटर है, पिंच हिटर है। अब ये जो आके इंटरनेशनल लेवल पे ना अच्छी तरीके से एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पे बॉलर जो है ना जबरदस्त होते हैं। उनको पता होता है कि हमें भाई इस बैट्समैन को कैसे आउट करना। पहले मैच में किस तरह जोफ्रा आर्चर ने इसको इतने आराम से आउट किया और वो मुस्कुरा रहा था। कल भी भाई फुल पेस बाउंसर बड़ी जो उनसे खेली नहीं गई, उनसे टक भी नहीं हो सके वो इस बॉल पे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और मे भी कुछ फैंस को बुरा भी लगता हो भाई कि लाइक मेरे ख्याल से तो आजम खान इंटरनेशनल लेवल मटेरियल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो लीग्स मैचेस में ही खेल सकते हैं। उसके साथ ही साथ कीपिंग पे भी इतने कैचेस छोड़ दिए यार। आप कीपर हो यार, कीपर से भी बॉल नहीं पकड़ी जा रही तो भाई फिर फायदा क्या है आपका यार? आपके पास एक फुल टाइम बेस्ट वर्ल्ड का कीपर बैठा हुआ है टीम में, रिजवान, उसको हटा के आप आजम से कीपिंग करवा रहे हो। तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। मसला सारा ये कि अगर आजम को आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हो तो उनको फील्ड पे भी आप कहीं नहीं रख सकते, तो उनसे आपको कीपिंग ही करवानी पड़ेगी। और कीपिंग पे जो वो कर रहे हैं हरकतें, भाई मेरे ख्याल से तो फौरन रिजवान को वापस कीपिंग ग्लव्स लेने चाहिए। वर्ल्ड कप में तो भाई अल्लाह का वास्ता इनसे कीपिंग मत करवाओ तो बेहतर है। सारी बात आ जाती है कि आप उनको एज अ बैट्समैन लेके गए तो फिर आप क्या करोगे इनके साथ फील्ड पे? आप उनको कहाँ सेट करोगे? मेरे ख्याल से तो एज अ बैटर भी इनको नहीं खिलाना चाहिए। तो आपके पास रिजर्व में प्लेयर बैठे हुए हैं, जो टीम में प्लेयर बैठे हुए भैया, अब उनको यूटिलाइज कर लो, इनको आप साइड ही कर दो। मेरे ख्याल से तो इनका कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इन्होंने कुछ करना है। दूसरी तरफ हमने शादाब को भी ऑलराउंडर बनाया हुआ है, उनको भी हम लाइक इतने ऊपर लेकर आ रहे हैं बैटिंग में। तो इसका मतलब तो ये कि भाई आपको पता है कि भाई हमारी टीम में कोई बैट्समैन बैठे हुए ही नहीं है। ना आपको इफ्तिखार पे भरोसा है, ना आपको इमाद पे भरोसा है,
ना आजम खान परफॉर्म करे, तो इसलिए भाई उठा के आप शादाब को ले आते हो उतना ऊपर, और शादाब भाई खुद आके परेशान है कि भाई मुझे इस पोजीशन पे कहाँ भेज दिया है। शादाब का भी एग्जैक्टली वही सीन है भाई कि उन्होंने पीएसएल में कुछ 3-4 इनिंग खेल ली जिसकी बिना पे वो बैट्समैन बन के बैठे हुए। भाई उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो अपनी बॉलिंग पे ही फोकस करें। वो एक बहुत अच्छे स्पिन बॉलर थे हमारी टीम में, जो उनकी फॉर्म जा चुकी है कि बैट्समैन बनने की वजह से। तो बैटिंग वैटिंग को साइड ही करें भाई और बॉलिंग पे ही फोकस करें। आपके पास ऐसी एग्जांपल्स हैं दुनिया में भाई कि जो एज अ स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में खेल रहे हैं टी20 मैचेस में। आपके पास एडम जैम्पा की एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई वो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स है, वो वही खेलते हैं। हाँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि भाई इनको फिर लीग में इतना ज़्यादा पिक नहीं किया जाता इसी वजह से कि भाई कि ये तो बैट्समैन नहीं है, या तो सिर्फ बॉलर ही है, या ऑलराउंडर नहीं है। भाई आप एक काम करो, आप इतना फोकस करो अपनी बॉलिंग पे, कैसे बेस्ट स्पिनर बन के निकल कर आओ कि भाई आपको फिर सारी टीम, सारी लीग्स पिक करें। तो कल का मैच जो बेसिकली जो हारे भाई, वो बेसिकली यही था। मैं यही कह सकता हूँ कि भाई जो दो जो प्लेयर्स हमारे नहीं चले, जो डक पे गए हैं, वो भाई शादाब और आजम, अगर वो कुछ कैपिटलाइज कर लेते, कुछ स्कोर कर लेते तो भाई थोड़ा बहुत स्कोर बन जाता। वो तो भाई लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद को कि भाई कि बहुत ही स्लो इनिंग खेली। तो भाई वही चीज़ है, उसका जो काम है वो आके एंड में 3-4 ओवर उसको मिलने चाहिए जिसपे आके वो हिटिंग करे। वो आता है ऐसी पोजीशंस पे कि भाई कि जहाँ पे उसको एक एंकरिंग रोल प्ले करना होता है, जो उसका काम नहीं है टीम में। तो फिर और क्या करे, जब सामने से विकेट पे विकेट गिरे जा रही है, और क्या करे भाई, आके हर बॉल तो मार नहीं सकता वो। एंड में उसने वही किया, छक्के मारने की कोशिश में वो आउट होकर चला गया। नसीम शाह बैटिंग करने आए तो उन्होंने कुछ 17-18 बॉल खेली, तो कुछ ऐसा आसरा लगा कि भाई शायद आज ऑल आउट नहीं होंगे, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, हम आज भी ऑल आउट होके गए। फिर जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो भाई पावर प्ले में जो हमने बैटिंग में कुछ अच्छा किया था, वही आके हमने उसका सब कुछ रिटर्न कर दिया बॉलिंग में आके। कल बॉलिंग बहुत ही बेकार हुई। वो तो शुक्र है भाई हारिस रऊफ का कि क्या जबरदस्त ने बॉलिंग कराई, फॉर्म में वापस आया है भाई। यही एक चीज़ है भाई कि वो पावर प्ले का बॉलर नहीं है, उसको आप बीच में ही डेड ओवर्स में यूटिलाइज करो और उसी में ही वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। और कल उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। वो तो भाई 3 विकेट्स बेसिकली पिक किए एक ओवर में। वो तो आजम खान की मेहरबानी थी कि उन्होंने 2 कैचेस छोड़ दिए। चलो शुक्र है कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली कल। एक तो रिजवान और बाबर का ओपनिंग स्टैंड, फिर उस्मान की एक अच्छी बैटिंग, उसके बाद फिर रऊफ की बॉलिंग, तो कुछ अच्छी चीज़ें थी भाई कि थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही कि शायद हम कुछ अच्छा कर सकें आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में। देखो भाई, अब और तो कुछ हो नहीं सकता। अब जो टीम है आपके पास, जो आप प्लेयर्स लेके गए, अब उन्हीं के साथ ही आपको कुछ ना कुछ करके खेलना पड़ेगा। अब जो हम बोलें कि भाई ये चेंज करो, इस प्लेयर को लाओ, वो लाओ, इट्स टू लेट ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई मैं बस यही गुजारिश करूँगा, अब जो भी प्लेयर इस टीम में बैठे हुए हैं, कि भाई अपना 100% दो, परफॉर्म करो आके। भाई आजम खान, आप भी भाई थोड़ा सा कुछ खेल लें, कुछ एक अच्छी इनिंग्स आप हमें भी दिखा दे भाई, हमें भी दिखा दे कि आप कितने बड़े हिटर हैं बॉल के। भाई कुछ तो अच्छी एक परफॉर्मेंस देखने को मिले। ये जो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे भाई कि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसकी टीम बनानी है, तो ये हमने एक टीम बनाई है बेसिकली। लेकिन यार इसमें प्लेयर्स की भी कोई गलती नहीं। यहाँ तो कुछ पता नहीं होता, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो पीसीबी चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, फिर जो भी आता है वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन बना रहा होता है। तो भाई क्या कह सकते हैं। खैर, दूसरी बात यार, कुछ फैंस ने बड़ी बदतमीजी की। पहले तो शादाब के साथ एक तो लाइक आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ पिक्चर खिंचवाएं, ये के बाद आप उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो कि भाई आप छक्के क्यों खा रहे हो यार। ये गलत चीज़ है यार। देखो भाई, मीडिया पे बैठ के या मैं भी अपने चैनल पे बैठ के जो भी बोलना होता है बोलता हूँ, लेकिन फेस पे आके इस तरह के कमेंट्स करना ये बहुत ही बुरी चीज़ है। मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं भाई कि सेलिब्रिटीज तो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी बहुत सारी एक मेहनत इन्वॉल्व है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, एक स्टार बनने के लिए। तो वो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपसे कुछ ना खाते हैं ना आपसे कुछ लेते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। एक तो अगर आप किसी सेलिब्रिटी के पास जा रहे हो, उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई कि मुझे ऑटोग्राफ दो या पिक्चर दो, तो उसी हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट भी करो। ये चीज़ शादाब को भी पता है कि भाई उसकी फॉर्म क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और वो उसके चेहरे से ही नजर आ रहा है कि वो अभी कितना अंडर प्रेशर है और कितना एक डिप्रेशन में गया हुआ है। तो वो सबको नजर आ रही है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई कि उसको खुद स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मैं फॉर्म में नहीं हूँ, मुझे चाहिए ब्रेक, मैं टीम से बाहर जाऊँ। वो है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो नसीम शाह ने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में कही थी कि भाई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट में कोई रेस्ट लेता है तो वो रेस्ट इन पीस हो जाता है। ये जो काम है ना, ये बोर्ड का काम है कि अपने प्लेयर्स को एक श्योरिटी दे के भाई कि नहीं, आपकी फॉर्म नहीं है, हम आपको प्रॉपर कोचिंग स्टाफ देते हैं, आप जाके रेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, अपनी फॉर्म में वापस आओ, आपकी जगह कहीं भी नहीं जाएगी। ये जो इतनी बड़ी बड़ी टीम्स, जो बड़े बड़े बोर्ड्स बन के बैठे हुए हैं, इसी तरह ही करते हैं। आपके पास मिसाल है बुमराह की, वो इंजरी से वापस आया, सीधा उसको इंडियन टीम ने पिक किया। रिसेंट की सबसे बड़ी मिसाल जोफ्रा आर्चर है भाई, इतने टाइम बाद वो आया टीम में, ऐसी वो फिट हुआ, उसको इंग्लैंड टीम ने फौरन पिक कर लिया। तो यही काम होता है बोर्ड का कि भाई उनको श्योरिटी दे
कि आपकी जगह कहीं नहीं जाएगी, आप अपनी फॉर्म में वापस आ जाओ, आप वापस टीम में आ जाओगे। यही कुछ सीन बाबर आजम के साथ भी हुआ कि भाई वो एक बंदे को आप देख रहे हो कि एक तो वो बिजी है, किसी से बात कर रहा है, भाई डजंट मैटर कि वो क्या बात कर रहा हो, कितनी इंपॉर्टेंट हो, वो उसका एक पर्सनल टाइम है, तो आप उसके पर्सनल टाइम में इन्वेट कर रहे हो, उसके बाद फिर आप उससे कह रहे हो कि भाई पिक्चर दो, उसके ऊपर चढ़े जा रहे हो। तो भाई जब वो कह भी रहा है मुझे टाइम दो, मेरा जो भी मसला हो मैं रिजॉल्व कर लूँ, फिर आके आपको पिक्चर्स भी खींचने दूंगा, भाई लोग मान ही नहीं रहे, चले जा रहे हैं उसके ऊपर। के बावजूद भी भाई एक बड़ी बात है, वो फिर भी आया, फिर भी आके उसने सब फैंस को पिक्चर्स दी। उसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई गुस्सा दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। भाई क्यों ना दिखाए, अगर आप एक ऐसी आम बंदे हो, अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपको आके लोग इस तरह तंग कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका भी यही रिएक्शन होगा। तो इतनी ही गुजारिश है फैंस से भाई कि जहां भी जब भी मिला करे तो थोड़ा एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। डजेंट मैटर उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंडीशंस क्या चल रही है, लेकिन आपके वो टीम के स्टार हैं, वो प्लेयर्स हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दो। क्योंकि आजकल मीडिया का दौर और हर चीज़ मीडिया पे एकदम से वायरल हो जाती है। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है दूसरी कंट्रीज़ को कि भाई कि वो देखते हैं कि यार इनके तो लोग कैसे हैं, तो अपने लोगों को इज्जत ही नहीं देते। तो ऐसी चीज़ें भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी में बात करते हैं कि भाई मेरे टॉप 4 कौन होंगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। भाई 2 टीम तो मेरी 100% पक्की हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इनको तो भाई मैं टॉप 4 में 100% देख रहा हूँ। तीसरी टीम जो अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इंग्लैंड को देख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, सारे अच्छे प्लेयर्स भी इनकी टीम में हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए इनके पास स्पेशलिस्ट है। चौथे नंबर पे भाई थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है, चौथे नंबर पे कोई भी आ सकता है और मैं पाकिस्तान को राइड ऑफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कुछ नहीं पता कि भाई अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से नहीं आएंगे तो कुदरत के निज़ाम से ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी मैं नंबर 4 पे रख रहा हूँ। अगर पाकिस्तान नहीं हुई तो फिर मैं देख रहा हूँ कि कुड भी साउथ अफ्रीका का चांसेस भी हैं। लेकिन जैसा आपको पता है भाई साउथ अफ्रीका हमेशा नॉकआउट स्टेजेस पे आके चोक हो जाती है, तो उनका भी कुछ नहीं पता। तो चौथी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है अभी प्रेडिक्ट करने के लिए, लेकिन टॉप 3 तो मेरे हिसाब से यही ही होंगे। खैर और क्या मैं बातें करूं यार, बस इतना ही था आज के एपिसोड में। होपफुली कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए पाकिस्तान की आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। हमारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया में मिडल ऑफ नाइट ही मैचेस हुआ करेंगे, तो रात को जाग के देखने पड़ेंगे, बट होपफुली कुछ अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। चलें मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।